यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हिंदी की एक बेस्ट बुक की। चूंकि भर्तियां तो आ ही रही हैं, आएंगी ही, आज नहीं तो कल आएंगी, लेकिन अगर तैयारी ही जोरदार नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक बेस्ट बुक है जिसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी थी और विद्यार्थी अक्सर पूछते भी रहते हैं कि सर यूपी स्पेशल कोई बेस्ट बुक बता दीजिए, कोई हिंदी की बेस्ट बुक बता दीजिए। तो हिंदी की एक बिल्कुल सर्वस्वीकार सार्वभौमिक एक जो बुक है, ये देख सकते हैं आप लोग, आदित्य प्रकाशन की ये बुक है। इसका 7वां संस्करण आ गया है, पहले 6वां संस्करण था जिसके बारे में मैंने पहले आपको जानकारी दी थी। इसका लेटेस्ट ये 5 अगस्त को ये पुस्तक लॉन्च हो गई है। चूंकि किसी प्रतियोगी परीक्षा को जब आप क्रैक करते हैं, कोई बेस्ट बुक होती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं और क्या भर्तियों का पैटर्न होता है, उसके हिसाब से ये जो पुस्तकें वो तैयार की जाती हैं। और जब भी कोई नया संस्करण आए तो आप लोग हमेशा नया संस्करण लिया करें। नया संस्करण क्यों लें, जैसे 6वां है, ये 7वां है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो इस पुस्तक में जो अभी तक जुलाई तक की जो परीक्षाएं हुई हैं, यहाँ तक कि टीईटी की जो परीक्षा हुई है, उसमें भी जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी इसमें समाहित किए गए हैं। इसके अलावा टीईटी ही नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं हो, चाहे वो पुलिस विभाग की परीक्षाएं, उन परीक्षाओं में जो पैटर्न, जिस पैटर्न में देखिए, नवीनतम पैटर्न, जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मेरा पैटर्न बदला, आपने देखा होगा अभी जो एग्जाम हुए जितने भी, तो जो नवीनतम पैटर्न की जो नवीनतम जो परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। और इसमें आप लोगों को समस्त स्टडी मटेरियल, महत्वपूर्ण ट्रिक्स, इसके अलावा अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो पैराग्राफ हिंदी का जो गद्यांश आता है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो गद्यांश संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी खास तौर से अलग से वो चीजें इसमें रखी गई हैं। और जैसे पुरस्कार वगैरह पूछे गए हैं कि हिंदी एकेडमी, हिंदी साहित्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी चैप्टर की, तो उसको भी इसमें अलग से दिया गया है। और यहाँ पर मेहनत आप देख सकते हैं, ये 43 वर्षों से लिखा हुआ प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के 43 वर्षों के प्रश्न पत्रों के संश्लेषण व विश्लेषण पर आधारित 7वां संस्करण। और ये टेट सीटेट ही नहीं, ये जितनी परीक्षा होती हैं, चाहे वो पीईटी हो, सीटीटी हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, पुलिस, यूपीएसआई और बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीपीएससी, जहां जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है, सारे चैप्टर्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें रखा गया है। यानी कि आपको पढ़ने में भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, रोचक लगेगा। ये देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ यूपीएसआई, ये देख सकते हैं आप लोग, यूपी टीजीटी में हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए, ये देखिए ऊपर आप लोग देख रहे थे स्टडी मटेरियल, फिर वन लाइनर, और उसके बाद में यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज, और उसके बाद में अपठित गद्यांश से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत आता है, ये इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। और इस बुक के लेखक हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, संपादक और लेखक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी। हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक मिलेगी कहाँ, मिलेगी हर बुक स्टॉल में, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, दिल्ली हो, सब जगह आदित्य प्रकाशन की पुस्तकें मिलती हैं। सारे बच्चे इसका प्रयोग भी करते हैं जो भी चयनित है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में दिखाया भी है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा भी है कि हम हिंदी के लिए हम केवल आदित्य पब्लिकेशन पर ही विश्वास करते हैं। यहाँ पर ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से भी आप लोगों को बुक मिल जाएगी। अगर बच्चों को बुक चाहिए तो इस नंबर पर, दुकानदारों को बुक चाहिए तो इस नंबर पर। चलिए हम लोग बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये आज का पेपर है जिसमें लिखा है कि टीजीटी अब हिंदी संस्कृत की उत्तर कुंजी पर भी विवाद, दोनों विषयों के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में की याचिकाएं। इसके पहले इंग्लिश के विद्यार्थियों ने भी याचिका डाली थी, आप सभी को पता ही होगा। 33 क्वेश्चन गलत थे, यानी कि 29 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे और 4 क्वेश्चन गलत थे। वो मामला भी चल रहा है, केवल 2 विषय नहीं है, इसमें और भी विषयों का विवाद है। लिखा है प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2022 में 33 प्रश्न, ये देखिए अंग्रेजी में 33 प्रश्न का मामला शांत भी नहीं पड़ा था कि इस भर्ती में हिंदी और संस्कृत विषयों के प्रश्न पत्र में गलत प्रश्नों का विवाद शुरू हो गया है। इन दोनों विषयों के अभ्यर्थियों ने भी हाईकोर्ट में याचिकाएं करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जारी अंतिम परिणाम को चुनौती दी है। टीजीटी हिंदी में एक प्रश्न गलत पूछे जाने के खिलाफ ज्ञान सिंह और 28 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 6 जून को जारी उत्तर कुंजी में चयन आयोगों के विशेषज्ञों ने प्रश्न संख्या 44 पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का दोष है, इसका सही जवाब अर्थ दोष माना था। हालांकि 28 जून को जारी संशोधित उत्तर कुंजी में वाक्य दोष माना है। एनसीईआरटी किताब का हवाला देते हुए विद्यार्थियों ने कहा कि दोष 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। इसलिए सही जवाब अर्थ दोष होना चाहिए। एक अन्य पुस्तक का भी हवाला दिया। कुल मिलाकर के इसमें विद्यार्थियों ने बहुत सारे साक्ष्य लगाए हैं और मामला कोर्ट में इस तरीके की और भी याचिकाएं, इसी तरीके की और भी याचिकाएं हिंदी और संस्कृत आदि को लेकर के कोर्ट में पड़ी हैं बहुत सारे विद्यार्थियों की, जिसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी थी। अगर आप लोगों को भी कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना हो तो इन विद्यार्थियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को वहां से अधिक जानकारी मिलती रहेगी कि कौन कौन से प्रश्नों पर विवाद है और क्या चल रहा है। और वहीं पर लिखा है फाइलों और मुकदमों में फंस गया चयन आयोग।
शुरू शुरू में तो बहुत तेजी दिखाई प्रशांत कुमार जी ने, जो चेयरमैन है शिक्षा सेवा चयन आयोग के, और उसके बाद में अचानक से शिक्षा सेवा चयन आयोग हाँफ गया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से ही विवाद हो गया। पहली वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती थी विज्ञापन संख्या 51 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें इन्होंने रद्द कर दिया था। परीक्षा तो इनकी उसमें नहीं हुई थी, लेकिन जब परिणाम जारी हुआ तो मामला विवाद चला गया और वो भर्ती रद्द कर दी गई। उसके बाद दोबारा भर्ती हुई, उसके बाद में वो भर्ती भी फंस गई। कोर्ट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, किसी में एकेडमिक को लेकर के विवाद, किसी में अध्याचन को लेकर के अन्य विवाद, कोई विज्ञापन जारी नहीं हो रहा। और खासतौर से टीजीटी 2022 में आंसर की को लेकर के विवाद। लिखा है, चुनावी साल ताबड़तोड़ परीक्षा कराने के साथ परिणाम दे रहे शिक्षा सेवा चयन आयोग की रफ्तार इन दिनों फाइलों और मुकदमों में सुस्त हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजे गए असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों पर भर्ती का विज्ञापन इसीलिए जारी नहीं हो पा रहा है क्योंकि विषयों की समकक्षता को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के 23,899 पदों का विज्ञापन भी अर्हता को लेकर के फाइलों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की अलग से 107 पदों के लिए जो भर्ती थी और टीजीटी भर्ती के विवाद हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई है। टीजीटी 2022 भी फंस गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 107 ऑलरेडी फंसी हुई है और टीजीटी, पीजीटी में भी विवाद है, चूंकि इसीलिए अभी तक इसके विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। एक तो नियमावली को लेकर के डिसीजन लेना है इनको जल्द से जल्द, और उसके साथ में कुछ अतिरिक्त विद्यालयों का अध्याचन आ गया था। इन विद्यालयों का कहना था कि हमारे यहाँ पद रिक्त नहीं है, ये अध्याचन कैसे चला गया, तो कुछ ये मामला था। और उसके बाद में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य में कुछ योग्यता में बदलाव को लेकर के इसमें कमेटी जो बनाई गई है उसका विवाद है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कुछ विषयों में समकक्षता, कुक्कुट पालन वाला जो मामला था, इसका मामला भी फंसा हुआ है। कुल मिलाकर के जितनी भी अध्याचन आनी है भर्तियों की, इसमें प्राथमिक को लेकर के नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्राथमिक में भी मामला फंसा हुआ है। उसमें भी एकेडमिक रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर के निर्णय लेना है। सारी की सारी जो भर्तियां वो पूरी तरीके से फंसी हुई हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा है। और इसीलिए मुख्यमंत्री सचिव ने कल बैठक भी करी थी और निर्देश भी दिए थे कि जल्द से जल्द ये सारे जो मामले हैं वो खत्म किए जाए, विज्ञापन वगैरह जल्द से जल्द निकाला जाए। लोक सेवा आयोग ने आज एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, जिसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को जानकारी दी थी। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने एक हफ्ते पहले आप लोगों को जानकारी दी थी कि मेडिकल विभाग से एक बड़ी भर्ती आने वाली है। फाइनली भर्ती आ गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1112 पदों पर भर्ती। आवेदन भी आप लोग आज से कर सकते हैं। शुल्क जमा करने की जो तारीख है वो 1 सितंबर रखी गई है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1112 और प्रोफेसर के 44 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू होंगे। आयोग ने आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर निर्धारित की है। विस्तृत जानकारी आप लोगों को विस्तृत नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप लोग जाकर के देख लीजिए। और वहीं पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो रिजल्ट जारी हुआ प्रारंभिक परीक्षा का, उसको लेकर के भी एक सूचना है। मेंस को लेकर के लिखा है, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आवेदन की लास्ट डेट 31 अगस्त निर्धारित की है और अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी भी आयोग कार्यालय में जमा करनी होगी। हार्ड कॉपी जमा करने की लास्ट डेट 7 सितंबर है। वहीं पर अब बात करेंगे छात्र आंदोलन की। झारखंड के छात्र आंदोलन, छात्रों की बहुत बड़ी जीत हो गई है। छात्रों की एक और मांग मान ली गई है, मांग मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा देश भर्ती बोर्डों की कार्यप्रणाली को लेकर के, सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के गुस्से में है, खासतौर से प्रतियोगी छात्र। और ऐसा नहीं है कि इन विद्यार्थियों का गुस्सा किसी खास राजनीतिक पार्टी से है, लेकिन जो व्यवस्थाएं अभी तक लगातार चलती आ रही हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, उसके खिलाफ विद्यार्थियों का गुस्सा इस समय हावी। झारखंड में बताया जा रहा था कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। विद्यार्थी इसको लेकर के लगभग 20 दिनों से लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये आरोप था कि झारखंड का, चाहे वो जेपीएसएससी हो, यानी कि झारखंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो नीचे की परीक्षा करवाता है, समूह की परीक्षा करवाता है, चाहे वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो, दोनों भर्ती बोर्ड जम करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 5 लाख रुपए से लेकर के 70 लाख रुपए तक ले करके नौकरियां बेच रहे हैं। और इसी क्रम में सबसे पहले जेपीएससी की परीक्षा रद्द कर दी गई और अब यहां पर जेएसएससी की भी परीक्षा रद्द कर दी गई है। देखिए लिखा है,
झारखंड में 12 साल में हुई सभी 15 परीक्षा रद्द कर दी गई हैं। रांची भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के 24 दिन से छात्र आंदोलन के बाद झारखंड सरकार ने प्रदर्शनकारियों की कई मांगे मान ली हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ऐलान किया कि राज्य मंत्रिमंडल ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। तो जेपीएससी के बाद में जेएसएससी की ही बात हो रही थी कि जेएसएससी की परीक्षाएं रद्द की जाए। सरकार यही नहीं कर रही थी और लिखा के साथ ही टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 2014 से लेकर के अब तक 12 साल में कराई गई सभी 15 भर्ती परीक्षाएं और उनके परिणाम और हर गतिविधि को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रकाशित परिणाम और चयन उम्मीदवार सभी शामिल हैं। सरकार के इस ऐलान के बाद छात्रों ने खुशी तो जाहिर की है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लोगों का कहना है, बात तो सही है कि जिन विद्यार्थियों ने मेहनत किया, जो विद्यार्थी ओवर एज हो गए उनका क्या होगा। आप परीक्षाएं तो दोबारा करवा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों का कितना समय बर्बाद हुआ। 15 साल पुरानी 12 साल पुरानी परीक्षा रद्द कर दी गई हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये कर्मकांड किए हैं उनको तो जेल में जाना चाहिए। केवल रद्द करने से काम नहीं चलेगा, बात तो बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने भर्तियां बेची, जिन लोगों ने लूट मचाई भर्तियों में, उन अधिकारियों, उन नेताओं, उन कर्मचारियों के खिलाफ आखिरकार कार्रवाई कब होगी। केवल इसी से लीपापोती नहीं होगी कि यहाँ के अधिकारियों को हटा करके दूसरे विभाग में भेज दिया जाए और थोड़ा बहुत मामूली फेरबदल कर दिया जाए, इससे कुछ नहीं होगा। लिखा है यहाँ पर देखिए कि कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि 2014 से लेकर के अब तक हुई सभी छोटी बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से खान और खनिज अधिनियम में किए गए संशोधनों पर चर्चा के लिए जल्दी बैठक बुलाई जाएगी और यदि जरूरी हुआ तो इस विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। सीएम ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति बनाने का ऐलान किया, जो भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया को मजबूत करने के उपाय सुझाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि विशेष जांच दल एसआईटी और सीआईडी की जांच से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने हैं। जो सीबीआई सीआईडी होती है ना, वो राज्य सरकार की होती है। हालांकि सीबीआई का जो दायरा होता है वो थोड़ा सा व्यापक होता है, इसीलिए ये विद्यार्थी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार सीआईडी जांच कर रही है। लेकिन मैं इन विद्यार्थियों को याद दिला दूं कि जो सीबीआई जांच होती है वो घंटा होती है, उससे कुछ नहीं होता। सीबीआई जांच से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी सीबीआई जांच हो रही है, कहीं आज तक कुछ नहीं हुआ है। सब मैनेज हो जाते हैं, चाहे वो सीबीआई के अधिकारी हो चाहे वो कोई भी हो। और उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, सब कुछ हुआ था। सीबीआई जांच के आदेश भी राज्य सरकार ने दे दिए, लेकिन हुए ढाक के 3 पात, कुछ निर्णय निकल करके नहीं आया। तो मैं इन विद्यार्थियों को ये बात याद दिला दूं कि ऐसा ना सोचिए कि वहां पर बीजेपी की सरकार है केंद्र की और सीबीआई जांच कुछ बहुत करेगी। तो अखिलेश जमाने की समाजवादी पार्टी की सरकार की जमाने की भर्तियों की जांच होनी थी और बीजेपी सरकार ने सीबीआई की जांच कराई है। राज्य में भी बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, लेकिन सीबीआई जांच से कुछ भी नहीं निकला। सीबीआई जांच से कहाँ कोई बड़े महत्वपूर्ण खुलासे हो पाते हैं। केवल जो होता है राजनीतिक इसके उपयोग होता है, राजनीति से दबाव बनाया जाता है और अपना सौदाबाजी हो जाती है और कुछ नहीं होता। और इसीलिए टिप्पणी भी की गई थी कि सीबीआई तो पिंजरे में बंद तोते जैसा है, जैसे सरकार सिखाती है वैसे वो बोलता है। और जब जो चीज़ें आंदोलन से निकलती हैं वही सही होती हैं। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जो भर्ती बोर्ड है, खासतौर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आजकल चर्चा में है और विवादों में है, चाहे वो आरक्षण को लेकर के हो, चाहे वो भर्ती की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी मूल्यांकन आदि को लेकर के हो। तो यहाँ पर भी इसी तरीके का एक आंदोलन की आवश्यकता है। अगर आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिस तरीके से झारखंड में आंदोलन हुआ, क्या उस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलन नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर हम लोग पिछले कुछ सालों के इतिहास देखें, 8 से 10 सालों के इतिहास देखें, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पहले जो चीज़ें करते था अब उसको और भी ज़्यादा ढंग से करने लगा है। यहाँ की कापियों में आपने देखा फेरबदल हुआ है, पीसीएसजे और बहुत सारे मामले हमने देखे। इस तरीके से मूल्यांकन प्रणाली को लेकर के बहुत सारी कापियों के बारे में जो विद्यार्थी कापी देख कर क्या उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, किस तरीके से कापियां जांचते हैं। हिंदी मीडियम वालों के साथ में क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वालों के साथ में क्या होता है। और लोक सेवा आयोग का एक और बड़ा मामला है आरक्षण को लेकर के, जिसको लेकर के आज के समाचार पत्र में जानकारी दी गई है, इसको भी देख लीजिए। एपीओ भर्ती 2025 और आरक्षण विवाद पर कोर्ट ने आयोग से मांगा स्पष्ट हलफनामा। मामला तो सभी आपको पता ही है, एक बार और देख लीजिए।
और लोक सेवा आयोग फंसता ही चला जा रहा है और जैसे उसी वजह से भर्तियाँ फंसती चली जा रही हैं। और इसका जो जन्मदाता वो लोक सेवा आयोग ही है। अगर वो ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाता, स्पष्ट प्रक्रिया अपनाता, तो ये भर्तियाँ नहीं फंसती। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2025 में आरक्षण और मेरिट को लेकर के सामान्य श्रेणी के निर्धारण को लेकर के छिड़े विवाद में हाईकोर्ट ने आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने पंकज कुमार वर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में मुख्य आरोप यह है कि प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची तैयार करते समय 331 ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को समान श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अपनी सीट के आधार पर अनारक्षित सीट पर योग्य है, अनारक्षित मतलब जो जनरल की जो सीटें हैं 40% जो होती हैं, 10% ईडब्ल्यूएस की होती हैं, 21 एससी की होती हैं और 27 ओबीसी की होती हैं, तो इन विद्यार्थियों को ये कहना है कि अगर ओबीसी के जो 331 विद्यार्थी हैं इनके नंबर ज़्यादा हैं तो इनको जनरल में रखा गया है कि नहीं रखा गया है। चूंकि आयोग ने अभी ये डाटा दिया है कि कितने ऐसे विद्यार्थी जिनके नंबर जनरल के विद्यार्थी से ज़्यादा हैं ओबीसी के और एससी के, उसी का रिकॉर्ड यहाँ पर दिया गया है कि 331 ऐसे विद्यार्थी हैं ओबीसी के और 131 ईडब्ल्यूएस की हैं और 43 एससी के ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके सामान्य श्रेणी का जो विद्यार्थी अंतिम उससे ज़्यादा नंबर है। और इन विद्यार्थियों को अपनी ही कैटेगरी में रखा गया है, ओपन कैटेगरी में नहीं रखा गया है। यहाँ पर लिखा, ये देखिए कि अनारक्षित में आने के योग्य हैं ये जितने भी लड़के हैं, उनको आरक्षित कोटे में समायोजित नहीं किया जा सकता। इनको ओबीसी में डाला है, एससी को एससी में डाला, ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस में डाला इन्होंने। इनके नंबर जब ज़्यादा हैं, 131 जो विद्यार्थी हैं ईडब्ल्यूएस के और 331 जो विद्यार्थी हैं ओबीसी के, अगर इनके नंबर जनरल से ज़्यादा है तो इनको अपनी कैटेगरी में क्यों रखा गया प्रीलिम्स में। लिखा, आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि अंतिम चयन के समय नियमों के अनुसार मेरिट के आधार पर आरक्षित वर्ग के एससी एसटी ओबीसी के विद्यार्थियों को जनरल की श्रेणी में माइग्रेट किया जाएगा। फाइनल मेरिट में आयोग के अनुसार सामान्य श्रेणी के अंतिम अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 331 सामान्य श्रेणी के जो विद्यार्थी है उससे ओबीसी के 321 विद्यार्थी ऐसे जिनके नंबर ज़्यादा है मगर वो ओबीसी कैटेगरी में चयनित किए गए हैं। 131 ईडब्ल्यूएस के ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके नंबर समान कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनसे ज़्यादा हैं और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, और 43 एससी वर्ग के विद्यार्थी जिनके जनरल से ज़्यादा नंबर है मगर उनको ऐसी कैटेगरी में रखा गया प्रीलिम्स में। आयोग के अनुसार इन अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में जब फाइनल मेरिट बनेगी तभी इनको जनरल सीटें दी जाएंगी। ये देखिए नीचे लिखा है समायोजित किया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने आयोग के इस स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं माना। पीठ ने यह बताया कि यदि ये विद्यार्थी अंतिम समान अभ्यर्थी से जो 40% सीटें जो समान कैटेगरी की हैं उससे अधिक अंक इन लोगों ने अगर प्राप्त किया है, इनके नंबर अगर समान कैटेगरी के विद्यार्थियों से ज़्यादा नंबर है, तो क्या प्रारंभिक परीक्षा में इनको समान श्रेणी में रखा गया कि ओबीसी में रखा गया है। अभी आयोग ने इसके बारे में खुल के नहीं बताया है, बस केवल ये बताया कि जनरल का जो विद्यार्थी उससे इनके नंबर ज़्यादा है। जनरल का जो विद्यार्थी जिसके सबसे कम नंबर है और जिसका चयन मेंस के लिए हुआ है उससे इतने विद्यार्थी हैं। लिखा है, कोर्ट ने कहा कि इसी बिंदु पर आयोग ने स्पष्ट जवाब नहीं है और इसी कारण नया हलफनामा मांगा जा रहा है। अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह विशेष रूप से स्पष्ट करे कि उन 321 ओबीसी और 43 एससी अभ्यर्थियों को जिनके अंक अंतिम समान जनरल का जो विद्यार्थी उससे ज़्यादा है प्रारंभिक सूची में किस श्रेणी में रखा गया है, प्रीलिम्स में उसको कहाँ पर रखा गया है जिसके नंबर जनरल से ज़्यादा। ये मांगना है हाईकोर्ट, अब ये जवाब देना है। अब देखते हैं क्या। चलिए फटाफट कुछ वैकेंसी देख लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी से पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसी आ गई है और अगले महीने इसके आवेदन शुरू होंगे। 9 सितंबर से 1251 पोस्ट पर वैकेंसी है और इसके लिए अधिक जानकारी आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। IOCL से वैकेंसी है 470 पदों पर, 3 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। BE BTech के विद्यार्थी आवेदन करेंगे। पटना हाईकोर्ट से 68 पदों पर वैकेंसी है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है ये एक्स कैडर असिस्टेंट की है और DRDO में 50 पदों पर वैकेंसी आ गई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए भारतीय स्टेट बैंक में 38 पदों पर वैकेंसी है। BSIP में 19 पदों पर वैकेंसी है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, पे काम का तो लाइक अवश्य कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर ले। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।